एक छोटे बच्चे से अपने पर्सनल डिजायर्स को पूरा करने से लेकर अपने भाई को फिर से पहले जैसा करने तक, ये रहे मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड एनिमेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट हेटेड एनिमेस की, जिसमें से फर्स्ट है स्कूल डेज। वेल, जैसा कि तुम्हें इसके नाम से पता चल गया होगा, इस एनिमे में हम हाई स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कहीं से भी नॉर्मल स्कूल लाइफ नहीं जीते हैं, क्योंकि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है मकोटो, ये बंदा एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होल है। आई मीन सीरियसली, क्योंकि ये अपने स्कूल की हर लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और इसी अनरियलिस्टिक एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से लोग इस एनिमे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड ऊपर से दो और ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं इस एनिमे में, सेकाई और कोतोनोहा। इनमें से सेकाई तो एक मैनिपुलेटिव बीच है जो अपने फायदे के लिए पूरे एनिमे में लोगों का यूज करती है, जबकि कोतोनोहा एक डमेस्ट कैरेक्टर है जो अपने लिए खुद खड़ी भी नहीं हो सकती है। बट लास्ट में यही कोतोनोहा कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से और ज्यादा लोग इस एनिमे को हेट करते हैं, क्योंकि ये मोकोतो के साथ सेकाई को भी मार देती है, क्योंकि इसे पता चलता है कि सेकाई के पेट में मोकोतो का बच्चा है। बट जब ये सेकाई के पेट को लिटरली फूकती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, और इसी बकवास राइटिंग की वजह से कई लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। एंड जहाँ ये एनिमे सिर्फ डिस्टर्बिंग और वल्गर चीजें दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ डेथ नोट एक मास्टरपीस है जिसकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.62 की है। एंड ऐसी रेटिंग मिलना एक एनिमे के लिए काफी बड़ी बात है। इसी के साथ ये कई लोगों का फर्स्ट एनिमे भी है, एंड साथ ही ये उन लोगों को भी एक नई फील देता है जो फाइटिंग एनिमे से काइंड ऑफ बोर हो चुके हैं। इस एनिमे में हम एक लाइट नाम के लड़के को देखते हैं जिसे अपने स्कूल में डेथ नोट मिलती है। और वो अगर इस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिखता है तो वो इंसान मर जाता है बिना कुछ किया। एंड इसी से लाइट यागामी कई सारे क्रिमिनल्स को मारता है और यही स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके साइड कैरेक्टर्स और इंटेंस सिचुएशन जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। कैसे स्मार्टली लाइट यागामी डेथ नोट का यूज करता है, बट फिर भी उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उसे अपने क्लोजेस्ट वंस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे उसके पापा और एल। एंड जब लाइट इन्हें मारता है तो तुम एक टाइम पर लाइट को हेट करने लग जाते हो, बट अगेन जब एनिमे एंड होता है तो तुम इसके फिर से फैन बन जाते हो। वेल, जहाँ तुम्हें डेथ नोट में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और यूनिक प्लॉट मिलता है, वहीं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक पावरफुल मैन कैरेक्टर के साथ रिपीटेटिव स्टोरी वाला एनिमे लगता है। एंड इसी वजह से इसके कई लॉयल फैंस अब इसके अगेंस्ट है। तुम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की रेटिंग माय एनिमे लिस्ट पर देख ही सकते हो, अच्छी खासी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुम इस एनिमे को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि इस एनिमे में एक ओवर पावर हीरो के सामने हमेशा वीक विलेंस आते हैं जो कहीं से भी किरीटो को बीट नहीं कर सकते हैं। ऐसे हर सीजन में किरीटो अपने से कहीं गुना वीक विलेंस से लड़ता है, जो कि एनिमे फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंड साथ ही इसमें बढ़ के कंटेंट भी है जो अगेन तुम्हें इसके हर सीजन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आसुना के साथ हो, शिनोन के साथ हो, या फिर किरीटो की बहन का अपने ही भाई को लाइक करना। ऐसे सिनारियो इस एनिमे में बार बार देखने को मिलते हैं। इसीलिए कई सारे फैंस ये कहते हुए इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका ऑथर एक अच्छा विलन नहीं सोच पाया, तो उसे सिंपली एक असोल्ट करने वाला बना दिया हीरो के सामने, जो कि सही भी है। वेल, इस एनिमे को हेट करने का बस यही एक रीजन नहीं है, इसका प्लॉट आर्मर भी मैन है जो किरीटो को हर मुश्किल सिचुएशन में बचा लेता है। एंड इसी वजह से स्टोरी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बचता है जिसे देखकर ऑडियंस एंजॉय कर पाए। एंड साथ ही ये चीज किरीटो के कैरेक्टर डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस एनिमे से कनेक्ट नहीं हो पाते। वेल, जहाँ फैंस स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से डिसअपॉइंटेड होते हैं, वहीं स्टेन्स गेट फैंस के लिए लाइफ चेंजिंग एनिमे है, और इसी वजह से ये माय एनिमे लिस्ट की रैंकिंग में 3 पर है। फिर चाहे ये एक कॉम्प्लेक्स थीम यानी कि टाइम ट्रेवल पर हो, फिर भी इसे देखने वाले व्यूअर्स को ये एनिमे कंफ्यूज नहीं करता है। जहाँ तुम्हें इसी थीम के एनिमेज में रैंडमली चीजें होते हुए दिखती है, वो स्टेन्स गेट में बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग लॉजिकल है, एंड साथ ही इसमें हमारी दुनिया के भी रेफरेंसेस हैं, और ऊपर से इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट जो इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम इसमें एक मैड साइंटिस्ट ओकाबे को देखते
देखते हैं जो एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है, जिससे तुम स्टार्टिंग में उतना कनेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है हम उसकी रियल पर्सनैलिटी देखते हैं एंड ये चीज फैंस को कनेक्ट करती है इस एनिमे से। अब तुम ही सोचो, अगर मैं डीमन स्लेयर का नाम लेता हूँ तो तुम में से ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे देख रखा है उन्हें सबसे पहले ये फ्लैशी फाइट्स एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स याद नहीं आएगी, उन्हें याद आएंगे तांजीरो और नेजुको। और सेम यही चीज ये भी करता है। हाँ, तुम्हें स्टेंस गेट 0 बोरिंग लग सकता है जो कि इसका सिक्वल है, बट इसके बाद भी एनिमे फैंस इसे पसंद करते हैं एंड साथ ही ये एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें हर कोई रिकमेंड करेगा, ना कि बोकु नो पिको जैसा जो एनिमे के नाम पर तुम्हें सीपी सेल कर रहा है। बोकु नो पिको एक योई एनिमे है जिसका मतलब होता है बॉयज लव एनिमे, जहाँ तुम दो लड़कों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हो एंड ये एनिमे इसके एक स्टेप और आगे चला गया, या तुम एक अडल्ट को एक बच्चे के साथ देखते हो। जो किसी भी एनिमे फैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड इसी वजह से हर कोई इस एनिमे को इग्नोर करता है और कोई भी इसकी तारीफ करते हुए नहीं मिलेगा। अगर कोई अटेंशन के लिए ऐसा करता भी है तो उस पर तुम लोगों के रिएक्शंस देख ही सकते हो। मैं भी पहले ऐसी ही बातें करता था, फिर मुझे भी किसी ने गोली मार दी, कोई इसके मुंह में आयरन चिपका दो और स्टार्ट कर दो। हाँ, तुम्हें ये रिएक्शंस थोड़े फनी लग सकते हैं, बट जब तुम इस एनिमे को देखोगे तो तुम्हें ये शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग लगेगा। जबकि वही फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड भाइयों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है। फुल मेटल अल्केमिस्ट 2009 में पब्लिश हुआ था एंड ये एक फैंटेसी एनिमे है जहाँ सब एल्केमी नाम का मैजिक यूज करते हैं एंड ये मैजिक कोई नॉनसेंस चीज पर नहीं है, ये बेस्ड है क्वांटम फिजिक्स पर एंड इसी वजह से ये फैंस को थोड़ा लॉजिकल भी लगता है, जिस वजह से वो इसके वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं एंड साथ ही यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस मिल जाएगी जो तुम्हें एक बार इस एनिमे को ट्राई करने के लिए कहेगी। कैसे एक लड़का अपने भाई की बॉडी फिर से लाना चाहता है जिसकी सोल अब एक आर्मर में है। अब ये दोनों ऐसे क्यों है, ये इनकी ही गलती है जो तुम्हें एनिमे देखने पर पता चलेगी एंड इसकी स्टोरी तुम्हें कहीं से भी बोर नहीं करने वाली, जो कि इसके फैंस भी कहते हैं। ये हर एज ग्रुप एंड जेंडर के लिए है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और जॉनर में है, लेकिन फिर भी तुम इस एनिमे को एंजॉय करोगे। मितुजी इसके कंप्लीट एंडिंग तक स्टोरी तुम्हें सेटिस्फाइंग करेगी और इसके कई सारे कैरेक्टर्स जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, ना कि उन शोज की तरह जो जबरदस्ती खुद को बड़ा करते हैं या कुछ ज्यादा ही शॉर्ट होता है, जबकि ब्रदरहुड में ऐसा नहीं है एंड जहां फुल मेटल अल्केमिस्ट अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से फैंस को पसंद आता है, रेंट गर्लफ्रेंड में ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है काजुया, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है, तो वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड को हायर करता है, यानी कि भाड़े की प्रेमिका, जो कि एक रियल चीज है। जापान में भी लोग हायर करते हैं, यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड और माँ भी तुम ले सकते हो भाड़े पर। वेल, रेंट गर्लफ्रेंड एक हारेम एनिमे है तो तुम्हें इसके प्रोटैगनिस्ट के आसपास कई सारी लड़कियां देखने को मिलेगी एंड वो सब इस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है जो पूरे एनिमे में कुछ भी नहीं करता है, ना हमें उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलती है एंड यही चीज ज्यादातर फैंस को पसंद नहीं आती है। ये सीजन 1 में भी लल्लू था एंड सीजन 3 में भी लल्लू ही रहता है। वेल, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो तो इसमें काजुया की गलती नहीं है, उसे हेट करने वाला कैरेक्टर बनाया ही उसके ऑथर ने है, वो भी जानबूझकर, ताकि रेइची खुद चिजुरू की अंडरवियर का फोटो एक्स पर अपलोड कर सके और साथ ही शावर लेते हुए उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह सके। यस, ये पहला ऑथर है जिसे अपने ही बनाए गए कैरेक्टर से प्यार हो गया, जो अगेन फैंस को पसंद नहीं आता है क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है इसकी स्टोरी को, क्योंकि रेइजी कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई भी एफर्ट्स नहीं डालता है एंड जहाँ रेंट गर्लफ्रेंड के ऑथर ही अपने एनिमे को डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ अटैक ऑन टाइटन जैसा एनिमे बनाया है। बाय द वे, गॉडेड एनिमे हाजिमे इशियामा ने अपनी लाइफ के 12 साल इसे बनाने में लगाए हैं और ऐसे हमें सेटिस्फाइंग, इंटरटेनिंग और कॉम्प्लेक्स स्टोरी मिलती है, जिस वजह से इसके फैंस इशियामा से काफी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं जब भी वो एनिमे में हिडन जेम्स और फोरशैडोइंग को ढूंढते हैं। एंड यस, कुछ लोगों को इसके मांगा का आर्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी फैंस इशियामा को एक जीनियस कहते हैं और इसके स्टूडियो वीट को भी थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इस सीरीज को एक परफेक्ट एनिमेशन दिया है जो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है मापा। मैं यहाँ तुम्हें एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने एक वर्ड भी बोला तो तुम्हें एक स्पॉइलर मिल जाएगा एंड ऐसा कुछ भी करने का आज मेरा मन नहीं है। वेल, तुम इसका सीजन 1 देखते ही इसकी स्टोरी के फैन हो जाओगे, वो भी उस स्टोरी का जिसे शोनेन जंप ने अपनी वीकली मैगजीन में रिलीज करने से मना कर दिया और इशियामा से कहा कि इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इशियामा ऐसा करते नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी ओरिजिनल स्टोरी पर काफी भरोसा था एंड यही भरोसा फैंस के बीच में मॉडर्न डे मास्टरपीस बनाता है।